हमारे चीफ ऑफ द आर्मी साहब अक्सर कह रहे होते हैं, देखो जी अपनी फौज का एहतराम करो, जाके देखो सीरिया चेक कर लो, कहते लीबिया चेक कर लो, इराक चेक कर लो। यानी जहां पे सूट करता हूं उनकी मिसाल दे जा रहे हैं। वहां भाईजान ना बोलें कि आपके हम तो आधा मुल्क गवा बैठे हैं। उन्होंने कहा आधा मुल्क तो नहीं गवाया ना, हम तो 1971 में अगर आप इतने प्रोफेशनल थे ना, तो 1971 में हम आधा मुल्क गवा बैठे थे, और बाद में कितने दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, वो आपके सामने सारा कुछ है। आपको पता होगा कि सीरिया के अंदर जो वॉर वगैरह हुई है, उसके बाद जो बशर अल असद है उसकी हुकूमत जो है खत्म हो गई है और वो मुल्क को छोड़कर चला गया। अब इसके बारे में कई लोग बातें करते जा रहे हैं, वो ये बात भी कर रहे हैं, ये कभी शिया सुन्नी की बड़ी बात भी हो रही है, कोई कोई इसराइल को इल्ज़ाम दे रहा है, कोई अमेरिका को इल्ज़ाम दे रहा है, कोई ईरान की बातें कर रहा है। ये इस तरह की अक्सर आपस में बातें मतलब हो रही होती हैं, और हर बंदा अपने मसले के मुताबिक और जो पसंद और नापसंद के मुताबिक आपके सामने बातें वगैरह लेकर आने की कोशिश कर रहा होगा। मेरी कोशिश ये है कि आपके सामने हकीकत लेके आ सकूं, जो जो तरीका उसको सामने रखते हुए, और जो असल हकायक हैं। आप जाके बाकी मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मेरी तकरीबन हर बात सही साबित हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पीर फकीर हूँ, मेरे पास सारा कुछ पता है, नॉलेज है, ये बात नहीं है। क्योंकि मैं पहले कई दफ़ा कह चुका, मेरे पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास एजुकेशन भी है, और आप जाकर चेक कर सकते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो हकीकत को सामने रख के कर रहा होता हूँ, ना किसी मसले को सामने रख के बात कर रहा होता हूँ, ना पसंद और नापसंद को सामने रख के बात कर रहा होता हूँ। आप जाकर चेक कर सकते हैं, ये ओपन फोरम है, आपको इसको जाके कन्फर्म भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो कुछ भी सीरिया के अंदर है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा तारीख को जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तारीख जो हमें पढ़ाई गई वो सही नहीं पढ़ाई गई, और हमारे जो तारीख पर जो पढ़ाई गई है वो अपने मसलों को सामने रख के, पसंद और नापसंद को सामने रख के जो कहते हैं पढ़ाई गई है। थोड़ा सा मैं आपको तारीख पहले दे दूंगा, ताकि आपको जो आगे जाकर बात करूंगा उसको समझने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी। सबसे पहले अगर आप थोड़ा तारीख में थोड़ा काफ़ी देर पहले चले जाएं, उस्मानी सल्तनत से भी पहले जो ये सारा इलाका जो यहाँ पे जो है था, इसके ऊपर जो है थी अब्बासी जो खिलाफत थी, उनकी हुकूमत होती थी। अब्बासी खिलाफत ने तकरीबन यहाँ पर 500 साल हुकूमत की है। जब बाद में वहाँ के जो चंगेज़ खान की डायनेस्टी आई थी, हलाकू खान ने आकर यहाँ पे इनकी ईंट से ईंट बजा दी थी। अक्सर उसके बारे में अक्सर आपने किसी कहानी सुनी होगी, अक्सर आप लोग बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे आकर उन्हें लाइब्रेरियाँ जला दी, सारी किताबों को जाकर दरिया में बहा दिया, ये हुआ वो हुआ। आप देख सकते हैं उस वक्त भी अगर आप उसको सही तरह जानने की कोशिश करें कि एक सल्तनत जो है उन्होंने इस्लाम के नाम के ऊपर जो कुछ भी है 500 साल वहाँ पे हुकूमत की हो, और वहाँ पे आके एक आम किस्म के जो रेवड़ चलाने वाले जो हैं, बकरियां बकरियां चलाने वाले जो हैं, वो आके आपको टेक ओवर कर लें, आपको मार मुड़ दें, तो ये आपके लिए भी एक लम्हा फिक्री है, सोचने वाला मकाम है। वो ये उन्हीं के लिए जो सोच और वो जो सोच रखते हैं, जो समझ रखते हैं। अदरवाइज आप जो मर्जी किसी का नहीं सुना लें, तो आपके सामने ये तरीका है, सारी ये हकीकत है, आप जाकर चेक कर सकते हैं किस तरह वहाँ पे आकर वहाँ पूरी इस्लामी सल्तनत जो थी, मुस्लिम सल्तनत का खात्मा कर दिया गया था। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ तो आगे बात होती है जाके उस्मानिया सल्तनत की, जो इस वक्त तुर्की है। जो उस्मानिया सल्तनत थी, इन्होंने तकरीबन 600 साल हुकूमत की थी। इनकी कहते हैं नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर, ईस्टर्न यूरोपियन के एरियाज के ऊपर भी, और काफ़ी सल्तनत कायम रही 600 साल तक। इस 600 साल की सल्तनत का खात्मा पहली जंग अजीम के बाद 1922 के अंदर इस सल्तनत का खात्मा हो गया था। अब ये उसमें डायलेमा ये है, उसमें अलमिया ये है कि एक साइड पर इस सल्तनत का खात्मा हो गया था, इस खिलाफत का खात्मा हो गया था, जो सो कॉल खिलाफत थी। वहाँ पे कमाल अतातुर्क ने आके जमहूरियत नाफज कर दी थी, यानी जमहूरियत की तरफ उनका कदम था। और हमारे मुल्क के अंदर, हमारा उस पर पाकिस्तान तो नहीं माना था, ये बरसगीर पाको हिंद के ऊपर आके लोग खिलाफत के हक के अंदर बंद तरीके चला रहे थे, बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। इनका पता नहीं था कोई ये सारी ये कौम जो है ना, मजहबी नशई कौम, और जिस तरह के हमारे हालात वाक़यात रहे हैं, उसी हालात वाक़यात का आज हम सामना कर रहे हैं। पसंद नापसंद के ऊपर मजहबी नशई कौम बन के अपनी बातें करते जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी जंग अजीम हुई। जो दूसरी जंग अजीम हुई तो उसके अंदर भी जाकर कहते हैं वहाँ पे जो वेस्ट जर्मनी बना, जो ईस्ट जर्मनी बना, और भी कई मामला वहाँ पेश आए, फिर यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल के अंदर आया। तो उसके बाद जब मामला थोड़े आगे बढ़े, उसके अगर आप आगे जाके 1991 के अंदर यूएसएसआर जो रशिया आया था, सोवियत यूनियन जिसे कहते थे, वो उसका खात्मा हुआ। जब सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो उसके बाद भी कितने मुल्क क़याम में आए, उसमें आप कहते हैं यूक्रेन भी है, कई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर उनका क़याम अमल में आया, जिसमें कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, आप कहते हैं तुर्कमानिस्तान है। इस तरह के जो मुल्क जो है ना, ये इनका अमल ये अमल में आए, इनका क़याम जो है वो अमल में आया। मेरी उर्दू को इतनी शायद अच्छी ना हो, तो मैं उर्दू में मुझे इतना खास अबूर असल नहीं है। हमारा ताल्लुक ज़्यादा लाहौर से है, और हम बोलते हैं गुलाबी उर्दू, तो इसलिए मैं आप मादर चाहूँगा इस बात के ऊपर आपसे। ये वही बात है कि जब यहाँ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिश ने यहाँ पे आकर उस्मानिया सल्तनत को शिकस्त दी थी, उन्होंने आके उसके बाद कई जो अरब ममालिक है उनका क़याम अमल में आया था, जिनका पहले अमल में जो पहले मतलब वजूद रखते ही नहीं थे, जिसमें इराक भी है, कुवैत भी, ऐसा ममालिक हैं, ये वही उसी तरह के मामला हैं।
तो ये मैं थोड़ा सा मैं आपके सामने थोड़ी तारीफ रखी है कि अगर आप दे सकते हैं उसमें आप कहेंगे ये इस तरीके बताने की जरूरत क्या कि आपको आगे जाकर जो बात करूंगा उसको समझ में थोड़ी आसानी होगी। इसमें एक और मैं सल्तनत को ऐड कर दूं जो ब्रिटिश एम्पायर है। ब्रिटिश एम्पायर जो है वो तकरीबन 400 साल कायम रही और ब्रिटिश एम्पायर को दुनिया की जितनी भी एम्पायर जितनी सल्तनतें आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा कामयाब सल्तनत कहा जाता है। उसके बाद कई वजूहत हैं, उसके वजूहत थोड़ी थोड़ी जल्दी बता देता हूँ आपको। उसमें यह कि उनकी लैंग्वेज, उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसने पूरे डोमिनेट किया, पूरे आज तक भी इंग्लिश लैंग्वेज को आप समझते हैं कि बहुत बड़ा मकाम हासिल है, आज तक हासिल है। और ये वही सल्तनत जिसके अंडर काफ़ी कहते हैं जो कॉमनवेल्थ के अंदर कंट्रीज भी आते हैं, आप उसके अंदर आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, कनाडा भी है। और इन्होंने बड़ी मतलब बड़े एक कैलकुलेटेड तरीके से आपको मनज़म तरीके से उसको मैनेज किया। और यही किसी सल्तनत की कामयाबी जो होती है वो यही होती है। और आज यही वजह है कि हमारे सारे लोग वहाँ जब सब कुछ बेच के उन्हीं मुल्क में जा रहे होते हैं, उन्हीं मुल्क में जाना पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश की है। उसके बाद हम वक्त के इन्हीं लास्ट 100 ईयर्स के अंदर दुनिया के अंदर बहुत तब्दीलियाँ आई, बहुत जंगें वगैरह भी हुई और बहुत सल्तनतें मतलब उल्ट भी हुई। उसमें आप कहते हैं ईरान में देख सकते हैं, ईरान में जब वहाँ का जो शाह आया था उसकी सल्तनत खत्म हुई और जो 1979 के अंदर आकर खमीनी साहब ने वहाँ टेक ओवर किया। खमीनी साहब मैंने मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। जब वो जो फ्रांस से आए थे, यानी जिनको गैर मुस्लिम कहे जाते हैं, जिनको काफर कहते हैं, उसी की हेल्प के साथ बड़ी मशहूर एक पिक्चर मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि प्लेन से खमीनी साहब उतर रहे हैं और फ्रांस का पायलट है उसका हाथ पकड़ के नीचे उतर रहे हैं। यानी जिनको वो काफर कहते हैं, जिनके बारे में फतवे जारी कर रहे होते हैं, बड़ा कुछ कह रहे होते हैं, उसी का हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ उतर रहे हैं नीचे और इस्लामी इनकलाब लेके आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हमारा जो सो कल मुस्लिम दुनिया ना, उसके साथ ये बहुत बड़ा अलमियत है। अब इसी लास्ट 100 ईयर्स के अंदर देखें, अगर आप ज्यादा दूर ना जाएं तो लास्ट अगर 50 ईयर्स के अंदर देख लें कि ये सब कुछ कैसे होता रहा। अगर आप देखें सद्दाम हुसैन ने भी इराक के ऊपर तकरीबन 25 साल हुकूमत की। उसके बाद उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ 2003 में जाकर, और वहाँ पे जो कुछ वहाँ पे हालात वगैरह पेश आया आपको पता ही है। उसके बाद कहते हैं वो एकदम उसके साथ यही हुआ था। उसकी फौज भी एक किस्म की जब हमला, यानी हमला होने से पहले जब हमला हो भी रहा था तो बड़े बड़े बयान आ रहे थे कि हमारी फौज मौजूद है, ये है वो है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर उसका बहुत बड़ा हीरो बनाया हुआ था। और जब फौजें अंदर एंटर हुई तो उसकी फौज का नामो निशान में सारे गैब गुम हो गए। तो कहाँ गई मनज़र फौज, सारा कुछ जो बातें हो रही थी ये आपके, क्योंकि फौज के भी इंसान जो होते हैं वो फरिश्ते या कोई चीज़ें नहीं होते, वो भी आम इंसान ही थे, वो देख रहे होते हैं, वो भी उनकी तनख्वाह मिल रही होती है, इसी तरह काम कर रहे होते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है ना कि एक बंदा जो है इतनी देर वहाँ बैठा हुआ है, अवाम को उसने बिल्कुल आपने यरगमाल बनाया हुआ, तो फिर ऐसा ही होता है। उसके बाद कजाफी को चेक कर सकते हैं, किस तरह कजाफी के साथ जो एंड पे जो कुछ हुआ आपको पता ही, आपके सामने सारी तरीका किस तरह उसके साथ एंड उसकी मौत जिस तरह भी वाकई हुई, जिसको पकड़ा उसके अपने लोगों ने पकड़ के मारा उसको। उसकी हुकूमत भी 32 ईयर, तकरीबन 32 साल उसने हुकूमत की लीबिया के ऊपर। उसका बड़ा अच्छा दौर था, जो भी अब लोग कहते हैं, मैं खुद भी कहता हूँ ठीक था, लेकिन आपने इंसानों की साइकी को समझना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। इसमें आगे जाकर बताता हूँ कि वो क्या साइकी होती है, मैं थोड़ा बता दूं। फिर असद जो है सबसे लंबी जो डायनेस्टी है, जो आप कह सकते हैं, जिसको जो सो कॉल्ड जमहूरियत कहते हैं, सदारती डिक्टेटरशिप जिसे आप कह सकते हैं आम अल्फाज के अंदर, वो तकरीबन कायम रही 54 साल। क्योंकि असद से पहले इसके बारे में मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं इनकी सारी डायनेस्टी के बारे में, इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जो असद साहब का जो वालिद साहब थे, जो फादर था, जो हाफिज असद थे, वो 1971 में उसने कू करके मतलब टेक ओवर करके वहाँ पे मार्शल वगैरह लगाकर हुकूमत ली थी। और 2000 में उसका कहते हैं वो इंतकाल हुआ, मरा जाके। उसके बाद जो बशर असद है, जो इस वक्त भाग गया सीरिया से, इसकी उम्र 34 साल है थी। इनके अपने कानून के मुताबिक यही लिखाया था कि आप कहते हैं 40 साल से पहले सदर नहीं बन सकते, रातों रात कानून को चेंज किया गया और इसको सदर बनाया गया। ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये हालात, आप इसको समझने की कोशिश करें। मैं आपको सामने हकीकत, ये जो सारी तरीक रखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं ये मैं सिर्फ इसलिए रखने की कोशिश करूँ ताकि आप इसको, आपके सामने सब कुछ मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, सब कुछ ओपन कर रहा हूँ, ताकि आप इसको समझ सकें। ओपन का मतलब ये नहीं कि मैं ही ओपन कर रहा हूँ, बाकी कोई और नहीं। आप थोड़ी रिसर्च करें, आपको खुद भी सब कुछ समझने की कोशिश करें, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप समझना चाहते हैं, अगर समझना नहीं चाहते, अगर अपनी आप एक किस्म की सोच के अंदर और एक किस्म के एक जो आपने एक डब्बा सा बनाया हुआ अपनी सोच का, उसके अंदर रहना चाहते हो तो रहे, अब मुझे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपका सामने, मेरा काम है आपके सामने हकीकत रख देना, माने ना माने आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऐसे होगा। तो ये मैंने आपके सामने इनके सारी आपने तरीका दी। उसके बाद मैंने सूडान का कभी जिक्र किया, सूडान के हालात चेक कर सकते हैं। अब तो साउथ सूडान बन गया, वहां भी इस वक्त 2 जनरल जो हैं, दोनों मुसलमान हैं, आपके इत्तलाक, आपस में एक ताकत की जंग लड़ रहे हैं, देख लें। और मुसलमान को मार रहा है।
अगर आप यमन में चेक कर सकते हैं, यमन में भी यही चक्कर है, वो शिया सुन्नी के चक्कर के अंदर वहां पे लड़ाई ऐसे ही हो रही है, पावर की लड़ाई है, वहां भी ऐसे आप मुसलमान मुसलमान का मार रहा है इस आपके सामने। अब ये आपके सामने सब कुछ आ गया, और ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो सब कुछ हो रहा है। तो ये आपने लेबनान के अंदर भी चेक, लेबनान एक वक्त होता था, लेबनान का एक दुनिया में बड़ा नाम था, वहां पे एजुकेशन में लोग जाते थे टूरिज्म के लिए, और आज जब का वहां पे मजहबी एलिमेंट ने वहां टेक ओवर किया, उसके बाद जो हाल हो गया। फिर आप फलस्तीन गजा के बारे में पता ही है, अब अक्सर लोग फलस्तीन गजा के बारे में अजीब बातें कर रहे होते हैं, पता नहीं, जो कभी वहां गए नहीं है, मुझे वहां पर 2 दफा जाने का मौका मिल चुका हुआ है। मैं वहां फलस्तीनी को तकरीबन आम, चल मैं बहुत ज्यादा ना जानता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन आम बंदों से ज्यादा जानता हूं जो हम कभी नहीं गए। ये तो आप मुझे मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं वहां पे गया हूं, वहां पे लोग ना फलस्तीन को सारे एक ही जैसा समझते हैं। भाई एक है गजा वाला फलस्तीन, एक है वेस्ट बैंक वाला। वेस्ट बैंक वाले फलस्तीनी जो है वो तकरीबन फिर भी सही जिंदगी गुजार रहे हैं, और वहां पे तकरीबन आप कह सकते हैं 2 लाख बंदों के पास इसराइली पासपोर्ट है, बड़े आराम से वहां सारे सारे काम करते, जॉब भी करते हैं। मैं जिस होटल में जहाँ कर रहा था जेरूशलम में, वहां के जो रिसेप्शनिस्ट थे वो सारे फलस्तीनी थे, नो प्रॉब्लम है, वहां पे उनको आदमी जॉबें वहां मिली हुई हैं। अब मैं देखें, परफेक्शन कहीं नहीं होती, बार बार ये नहीं होता कि हमारे मुल्क में परफेक्शन है। तो ये बात, ये आप हर जगह जाकर ये ना करें बड़ा वहां पे उनका ये हालात है वो हालात है, जैसे हमारे मुल्क में आपको हर बंदे को जबरदस्त चीजें मिल रही हैं। आप हकीकत को जानने की कोशिश किया करें। तो ये मैंने आपके सामने थोड़ी सी तस्वीर कशी की है ताकि बता सकूं कि ये हालात वाकयात यहाँ पे कैसे पहुंचे। अब जो असल बात की तरफ आते हैं। असल बात जो है कि अब आपके सामने देखेंगे, ये बशर अल असद साहब जो हैं, इनकी जो फैमिली ने यहाँ पे 54 साल हुकूमत की। अब अफसोस का मकाम है। अब आपके उस बात पे आता हूं, जब मैं यहूदियों की बात की है कि अब आप किसी बंदे पूछे ना ऑनलाइन, जिसको सोशल मीडिया बड़ा पड़ा हुआ है, कोई यहूदियों को इल्जाम दे रहा है, कोई अमेरिका को इल्जाम दे रहा है, कोई शिया सुन्नी की बात कर रहा है, कोई किसी और चीज की बात कर रहा है। जो शिया हैं वो इस वक्त, क्योंकि बशर अल असद जो था, इसका मसला का जो था वो शिया वाला था। अब इसके बारे में लोग जो शिया वाले खतरा आते हैं वो अपनी बातें करते जा रहे हैं। ये वही बात है कि जो सदाम से जो उतारा गया था, उसका मसला जो है था वो सुन्नी था ना, तो उसके बारे में सुन्नियों के अलग कोई मामला थे और शिया वाले खुश हो रहे थे। इस वक्त सुन्नी वाले खुश हो रहे हैं और शिया वाले जो हैं वो अपनी और बातें करते जा रहे हैं। और इसमें कई बार ऑनलाइन ये भी पता चेक किए हैं कि अक्सर ये शिया सुन्नी का हम आपस में मिलके इकट्ठे हो जाए तो हम यहूदियों को आराम से शिकस्त दे सकते हैं, कि वो सारे का सारा इल्जाम जो है ना वो यहूदी में डालते जा रहे हैं। अब यही सबसे बड़ी, अब मैं सारी जो आपके सामने तमहीद बन दी है, सारी हिस्ट्री आपके सामने लेके आया हूं मैं आज सब कुछ लेके आया। अब आते हैं जो कंक्लूजन की तरफ, जो सही पहलू है जिससे आपको पता चलने को, जो मैं मेरा असल पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आपने 54 साल एक जगह पर हुकूमत की है, 54 साल 54 ईयर्स आपने वहां पे गवर्नमेंट करने के बावजूद भी, अगर आपकी गवर्नमेंट जो है, जो आपकी वहां सल्तनत खत्म होती है, सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप, फिर भी आप इल्जाम किसी और को दे रहे हैं। आप इल्जाम यहूदियों को दे रहे हैं, अमेरिकन को दे रहे हैं। ये अफसोस का मकाम है, और यही वजह है कि आज पूरी मुस्लिम दुनिया, जो सो कॉल्ड मुस्लिम वर्ल्ड जो है, इस मकाम में पहुंच गई हुई है कि जब भी हमारे पे, हमने अपने आप को शीशे में नहीं देखना होता, हम हर चीज का इल्जाम दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं। ये हमारा एक नेशनल किस्म की एक माइंडसेट बन चुका हुआ है। आप देख लेना हमारे घरों के अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर भी, हर बंदा जब अपना उसको जोर में होता है तो उस वक्त वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम खुद पकड़े जाते हैं, हम अपने आप गलती मानकर तैयार नहीं होते, हम एक्सक्यूजेज ढूंढ रहे होते हैं, दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, और यही सबसे बड़ा मसला है। अब इसमें मैं, जब मैंने बाकी बात की थी, या यूरोप के बारे में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बात की थी, यूरोपियन वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी के बारे में बात की थी, फिर रशिया के बारे में बात की थी, बाकी सल्तनत बनी, यूक्रेन बना, फिर लिथुआनिया और चेक रिपब्लिक वगैरह, पोलैंड वगैरह बने, फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, ये सारी कंट्री बने थे ना वहां पे। देखिए उन्होंने एक चीज का पा लिया। अब यहां पे डिफाइन लाइन आपने देखनी है। ये मैं कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूं। मैं सबसे पहले बात करते हैं शिया सुन्नी के बारे में। अब हमारे मुल्क में आम हालात के अंदर शिया सुन्नी को काफिर कह रहा होता है, और सुन्नी शिया को काफिर कह रहा होता है। जो देवबंदी है वो बेलवी को काफिर कह रहा होता है, बेलवी जो है वो देवबंदी को काफिर कह रहा होता है। इस तरह की बातें हो रही होती हैं। जब तक हम हमारा तो कलमा एक नहीं है, शिया का कलमा कुछ हो रहा है, सुन्नी का कलमा कुछ हो रहा है, और बातें हमारी इस वक्त पहुंची हुई हैं, और यही सब, इसी में सब कुछ है। कोई बातें, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जब समझने के आपको बहुत ज्यादा कहते हैं वो फिलोसफर बनने की जरूरत है। ये सीधी सीधी बात है कि जब आप एक चीज पे इकट्ठे नहीं है, एक कलमे पे इकट्ठे नहीं है, तो आप बातें, आप कैसे किसी चीज को हासिल कर सकते हैं, किसी चीज पे फतह हासिल कर सकते हैं। यही बात है कि जब वहां पहले अब्बासी खिलाफत है थी, जब मैंने पहले बताया, जिसको हलाकों ने तबाह किया, उस्मानिया सल्तनत जो है थी, उसके बाद जितने मुसलमान ममालिक थे, जिसमें लीबिया भी आप कह सकते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता जिनकी डायनेस्टी जो है थी, जिनकी जो डिक्टेटरशिप खत्म होती गई, जिसमें इराक का, फिर मिस्र आ जाता है। मिस्र में जो कुछ हुआ, इस वक्त वहाँ डिक्टेटरशिप ही देखा जाए तो, पहले हुसैन मुबारक के हाथ कितनी देर वहाँ कायम रहा, फिर आप लीबिया के मैंने बताया, फिर इराक के बारे में बताया, फिर अब इस वक्त सीरिया में जो कुछ हुआ है, बाकी मुल्क में जो हुआ, यानी और आपके और 40-40, 50-50 साल, 30-30 साल, यानी 2-2 जनरेशन गुजर जाती हैं, आपकी दो नस्लें बड़ी हो जाती हैं। इतनी देर वहाँ काम होने के बावजूद भी आप फौज ऐसे मतलब इधर उधर हो जाए, कहते हैं तितर बितर हो जाए, और आप, वो क्या वजह है?
जब आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट हो, जब आपने खुद अपनी आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल मगरबी, जिसको आप मगरबी कह रहे होते हैं, हालांकि मगरबी नहीं है, इंसानी की तरह जिंदगी गुजारे होते हैं, याशी कर रहे होते हैं हर लिहाज से। इनकी अपनी औलादें चेक कर लें जिसके उनका जो उनका हालात वाकयात हैं, और लोगों को मजहब पे लगाया हुआ इन्होंने। वो क्या वजह कि आसानी से कंट्रोल करना ना, मदद के जरिए आसानी से कंट्रोल किया जाता है, लोगों को पागल बनाया जाता है। और यही सबसे बड़ा अलमिया है। जिस तरह मैं आप अगर आप थोड़ी रिसर्च करें, कुछ जानने की कोशिश किया करें, अल्जेरिया में मैंने पहले इस वीडियो बना चुका हूं मैं, उन्होंने मस्जिद बनाई है यहाँ पे इस वक्त, उन्होंने उस पर तकरीबन $800 मिलियन लगे हैं, यानी $800 मिलियन लगे हैं वहां पे, और मस्जिद बनाई है उन्होंने। और मस्जिद बनवाई किससे? चाइनीज से। ना वो किसी अल्लाह को मानते हैं, ना किसी रसूल को मानते हैं, सारे पैसे उनको गए हैं और ये मस्जिद बना के बैठ गए हैं। उससे क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। यही पैसे रिसर्च पर लगते हैं, कोई एजुकेशन में लगते हैं, इंस्टीट्यूशन पर लगते हैं, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी में लगता है, जिसमें दुनिया जा रही है, तो भला दो वाकई कुछ होते हैं। और यही मैं बताने में कोशिश की है। अगर आप उस्मानी सल्तनत देख लें, आप अब्बासी खिलाफत देख लें, उसके अलावा बाकी जितने भी हमारे ये जो डिक्टेटर है, कितने साल हुकूमत की है, इनका फोकस क्या रहा? फोकस इनका यही रहा कि अब इनके अपनी सारी, अगर इनके महल देखें, इनकी अपनी कलेक्शंस देखें, तो इनका फोकस रहा है कि अपनी फैमिली को मजबूत किया जाए, जो आवाज हम अपने खिलाफ उठाए उसको दबा दो। मुझे पता है कि जब एक डिक्टेटर कहीं भी हुकूमत करता है, अगर आप सारी तरीके उठाकर देख लें, वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन एक वक्त था ना, कभी एक टाइम होता था जब इस तरह चीजें चलती होती थी, बहुत देर तक चलती रही हैं। लेकिन अब हम दुनिया में एक डिफरेंट फेज में दाखिल हो चुकी हुई है। लास्ट 20-25 साल के अंदर दुनिया में जितनी तरक्की हुई है, दुनिया की पूरी तारीख में ऐसी तरक्की नहीं हुई। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, AI में जितनी भी तरक्की हुई है ना, वो आपके सामने है सारा कुछ। अब वो उसको चीजों को उस तरह रखना मुमकिन नहीं है। लोगों के पास एक किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है। पहले ऐसी बातें नहीं होती थी, काम ऐसे आप कहते हैं चल रहे थे, अब ऐसे काम नहीं चल सकते। यही सबसे बड़ी वजह कि आप कहते हैं उस्मानी सल्तनत है। अब मैं आज तक बता कि अब 600 साल उनकी हुकूमत रही है, 600 ईयर्स उन्होंने रूल किया। एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं दे सके, यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं दे सके, कोई ऐसी जगह नहीं दे सके जिसपे आज हमारी बाकी सारी दुनिया फख्र से वहां जाती हो, वहां तालीम हासिल करती हो, और फख्र से कहती हो कि हमने उस्मानिया सल्तनत की, या जो इस वक्त तुर्की है, इस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करके आए हैं और इस वक्त दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं और फख्र महसूस करते हैं। कोई है? कोई बताएं मुझे, अगर मैं गलत तो मुझे बताएं यार, कोई है ऐसा? कोई चक्कर नहीं ना। उनके अपने लोग वहां पढ़ना नहीं चाहते, वो जाते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर यूनिवर्सिटी बनी है, जिन्हें ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है। यही वजह है। मोस्ट सक्सेसफुल जो एम्पायर, जो मैं उसको नाम दिया ना, सबसे कामयाब सल्तनत जो है, इसी वजह से है कि वहां पे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है और कई इंस्टीट्यूट हैं। उन्होंने बाकी काम तो किए, साथ साथ इनको भी आगे लेके आए हैं। उन्होंने अपनी इन इंस्टीट्यूट को मजबूत किया। यही सबसे बड़ी वजह है। इतने मसले मसाइल होने के बावजूद, छोटे छोटे मुल्क हैं, देख लें उनकी, आप पूरा यूरोप चेक कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मैं पाकिस्तान में था, जहां डॉक्टर बनने के यूक्रेन जा रहे होते थे, हालांकि यूक्रेन में डॉक्टर को बनने का चक्कर क्या है, लेकिन फिर भी क्या वजह सारी क्या है? क्योंकि उन्होंने इस चीज को आगे लेके आया। रशिया जाते हैं लोग डॉक्टर बनने के लिए, और कहते हैं कई मुल्कों में, कहते हैं हंगरी जा रहे होते हैं, कई मुल्कों में जा रहे होते हैं, जर्मनी जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए। इन कंट्रीज का नाम है इन चीजों का। जर्मनी जब भी नाम आता है आपके सामने इंजीनियरिंग करती है। जापान का नाम आता है, आप कहते हैं वो बहुत जबरदस्त है उनके टेक्नोलॉजी के अंदर और कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब चाइना भी अपने आप को उसी मुकाम पे लेके आया। अब ये बातें सारी मिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहा, बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझने की कोशिश करें क्या वजह है कि हमारी प्रायोरिटी डिफरेंट रही है। बाकी कंट्रीज में भी मसले मसाइल रहे हैं। चाइना में बहुत मसले मसाइल रहे हैं। ये तो अभी इन्होंने 20 साल में तरक्की की है इन्होंने, अगर आप चेक कर सकते हैं। और 20 साल की तरक्की ने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या थी? उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की। हालांकि वहां डिक्टेटरशिप ही है, कोई जमहूरियत चक्कर नहीं है वहां पे, लेकिन वहां मजहबी एलिमेंट भी नहीं है। वहां मजहब को ना कि अल्लाह को मानते, कि रसूल को नहीं मानते वो। लेकिन वहां भी देख लें, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की। साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में देख लें, आज चाइना का क्या नाम है, जापान चेक कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज सारी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रायोरिटी को सेट की। पता है कि हम अब वो बात नहीं रह सकते। अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर है, लेकिन वहां भी आप 2 दफा से ज्यादा आप सदर नहीं रह सकते। या ये उन्होंने चीज कितने कामयाब सदर आए हैं वहां पे पहले भी, लेकिन उन्होंने एक बात सेट कर दी कि बस भाई जितने मर्जी आप कहना, बस भाई तू 2000 बन गया सदर, बात बहुत होगी, ज्यादा नहीं रह सकता। तो ये वजह था। हमारा यहाँ पे कोई भी हुक्मरान बनता है, आप तुर्की चेक कर लें, उर्दुआन बैठा हुआ है 20-25 साल से, वो भी कहता है मैं हूं तुर्की है। यही सबसे बड़ा अलमिया है। तुर्की ने बड़ा नाम था, लेकिन तुर्की आप देख लें, वहां महंगाई चेक कर सकते हैं, इन्फ्लेशन चेक कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। वो भी मजहब का तड़का लगा के तुर्कियों को किस मुकाम में पहुंचा दिए। वो आपके सामने, बड़े लोग कहते हैं वहां खिलाफत आ जाएगी जी, वो ये कर देगा, वो कर देगा, वो आपके सामने है। तो ये सारा आपके सामने बताने की कोशिश की है कि इन जितने भी यहाँ डिक्टेटर रहे हैं, शायद बशर अल असद जो अब दौड़ गया, एंड में दौड़ जाते हैं। फिर ये बात खुद वो जो कजाफी है, उसका यही हुआ। और उसके साथ इराक का सदर था, वो भी जो सदाम से आया था, उसके साथ यही चक्कर हुआ। बाकी सारे चेक कर सकते हैं। हालांकि इतनी मजबूती से हुकूमत करते रहे हैं अपनी आयरन फिस्ट के साथ, वो एंड में दौड़ जाते हैं, कहते हैं। और उनकी फौजें कहाँ गायब हो जाती हैं?
वजह क्या होती है, जब आपने अपनी प्रोफेशनलिज्म को नहीं आगे लेके प्रोफेशनल तरीके से हुकूमत नहीं करेंगे अवाम, अब मैं जब पहले आपको कहता हूँ अगर ये बात करूंगा अवाम की साइकी के बारे में, ऐसा क्यों होता है, आप जितनी भी किसी को सहूलतें दे लेना, ये इंसान की साइकी होते हैं, लोग तंग आ जाते हैं एक ही चीज को बार बार देखते हुए, बंदा अपनी बुढ़ी को तंग आ जाता है भाई, बेगम जो होती है बंदे, नहीं बेगम हो अच्छा अच्छी हो, आप पहले होता है ना थोड़ा साल 2 साल काम ठीक है, आहिस्ता वक्त गुजरता है, आप अपनी बेगम जो होती है वो भी कहते हैं बस रोज देखी था उनकी चक्कर है, वो यही होता है ना आपके साथ। तो वो मैं एक जनरल लाइट सी बात में बात कर रहा हूँ, यही वही बात होती है। तो वो हुक्मरान हुकूमत कर तो रहा होता है, आपको जितनी बड़ी फैसिलिटियां दे रहा होता है, वो फैसिलिटियां आपको इसलिए नहीं दे रहा होता कि वो चाहता मुल्क की तरक्की हो, वो सिर्फ इसलिए दे रहा होता है कि आवाम को कंट्रोल में रख सके, दो ये चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं। लेकिन आवाम जो होती है फिर एकदम क्यों होता है कि जैसे वो उतरता है, जितनी बड़ी फैसिलिटियां होती हैं वो आके बाद आके कहते हैं नारे लगाना शुरू कर देते हैं उसके खिलाफ, बड़े खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। ये इसी में सारा राज छुपा हुआ है कि जब तक हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे, जब तक हम ये चीज को नहीं पाएंगे, वो वक्त गुजर चुका हुआ है। इसलिए वेस्ट जो काफी आगे से आगे पहुंच गया हुआ है। आप देख सकते हैं, कहते हैं यूरोप के अंदर भी, यूरोप अमेरिका कनाडा जितने मर्जी मुल्क चेक कर सकते हैं, इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद आप वहां पे क्यों जाते हैं? फिर अगर जितना कोई मर्जी आप उनको कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी सेट कर दी है। वहां पे एक सिस्टम बना दिया हुआ है, इक़्तिदार की मुंतकली का सिस्टम है, वहां पे जमहूरियत का सिस्टम है, जमहूरियत जैसी भी है वहां पे कोई बंदा ऐसे डायनेस्टी के बुनियाद के यहाँ पे नहीं आता होता। वहां पे चक्कर, वहां बोर्ड लेके आते हैं, वहां पे ये है कि उन्होंने आपके कहते हैं पर काट दिए हुए हैं कानून के मुताबिक। कोई जितना मर्जी क्यों ना मतलब है तेज तरार क्यों ना हो, जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, उसने कानून के ताबे है, वो उसे पता है कि जितना मर्जी मैं कर लूं मेरी एक लिमिट खत्म हो जानी है आके। और यही सबसे बड़ी वजह है, उनकी प्रायोरिटी सेट है, जिस वजह आप देख लें दुनिया में आप अपने हाथ में मोबाइल चेक कर सकते हैं। अगर आप आईफोन चेक करना है, आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं या एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, सैमसंग इस्तेमाल कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एवरी सिंगल थिंग जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं की दी हुई है आपकी भाईयन। और यही सबसे बड़ा मसला है कि आज हमारी जो 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 जितने हुक्मरान है क्यों वजह। और दूसरे एक और बात मैं कर दो, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी साहब अक्सर कह रहे होते हैं, देखो जी अपनी फौज का एहतराम करो, जाके देखो सीरिया चेक कर लो, लीबिया चेक कर लो, इराक चेक कर लो। यानी जहां पे सूट करता हूं उनकी मिसाल दे जा रहे हैं। वहां भाईयन ना बोले कि आपके हम तो आधा मुल्क गवा बैठे हैं, उन्होंने कहा आधा मुल्क तो नहीं गवाया ना, हम तो 1971 में अगर आप इतने प्रोफेशनल थे ना तो 1971 में हम आधा मुल्क गवा बैठे थे, और बाद में कितने दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, आपके सामने सारा कुछ है। और बंदा हमेशा अपनी मिसाल देता है, अगर अपने आप को प्रोफेशनल समझते हैं, दुनिया बेहतरीन फौज समझते हैं, किसी अच्छे मुल्क के साथ किसी अच्छी एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करें, देखो भाई हम इतनी प्रोफेशनल फौज है, हम इस काबिल हैं। लेकिन क्यों अगर लोगों को पागल बनाना है ना हमारा, और ये सब बड़ा मसला है। वो एंड में मैं बार बार मैं कहता हूँ ये सारा आपके सामने रखने का मकसद ये था कि जब किसी कौम को कंट्रोल किया जाता है ना, वो मजहबी तौर पे कंट्रोल किया जाता है, मजहबी एलिमेंट के तौर पे। जब तक हम इस रात को नहीं पाएंगे, मजहब का पर्सनल मैटर है, रब जो रब्बुल आलमीन है वो हिंदुओं का भी है, वो सिखों का भी है, वो यहूदियों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, मसीहियों का भी है, वो उनका रब भी है जो रब को रब नहीं मानते। जब तक हम ये नहीं जानेंगे, जन्नत दोज़ख के सर्टिफिकेट देना बंद नहीं करेंगे, वो कौम जन्नत दोज़ख के सर्टिफिकेट दे रही है, वो लोग दो लोगों बातें करें जिनका अपनी अखलाकियात चेक कर सकते हैं, करप्शन में चेक कर सकते हैं, हर चीज में दुनिया में नीचे पे हैं, और हम दूसरों को जन्नत दोज़ख के सर्टिफिकेट दे जा रहे हैं और अपने मुल्क में रहना भी नहीं चाहते। तो इसी में सब कुछ आपके सामने रहा था। मेरा सामने मकसद बताने का मकसद ये था कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक लिहाज से हम शिया सुन्नी का हमारे कलमे डिफरेंट है, दूसरे को काफर कह रहे होते हैं और बातें हमारे मुसलमान कर रहे होते हैं। हम गजा के ऊपर फलस्तीन के ऊपर से व्यूज ज्यादा मिलते हैं ना, सड़क पे आके बड़े नारे लगा रहे होते हैं आके। और जहां सूडान ने मुसलमान को मार रहा है, यमन ने मुसलमान को मारा, वहां पे अब कोई सड़क पे नहीं आ रहा। और रोहिंग्या मुस्लिम, उसके बारे में मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, उस पर कोई नहीं आ रहा, कोई आके सड़कों पे नहीं आ रहा कि इतनी देर 50 साल हुकूमत करते हो गई है इन सब को, जिस तरह 54 साल हुकूमत की है बशर असद ने वगैरह ने, फिर लीबिया में कलम कज़ाफ़ी ने जो क्या था उसने हुकूमत की, उसके बाद सदाम हुसैन ने की हुकूमत, इस तरह के नाम लेते जाए आपके सारे, ये सारे हुकूमत करते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता आके। वो वजह क्या है? वजह फिर मुख्तसर ये है कि बचपन से जब हमारे ज़हन के अंदर ये नफरतों का जहर घोल घोल के फैलाया गया, हम पाकिस्तान को पता है कि हिंदू हमारे दुश्मन है, नहीं हिंदू जी बुत पूजा करते हैं, ये है तो वो है, और यहूदी जी हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, हमें हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे, साजिश है, ये है वो है। और लेकिन चाइना वाले हमारे दोस्त हैं, हमारी मजबूती हमारी से भी ज्यादा ऊपरी बड़ी है। यानी चाइना वाले बड़े मोमन है ना, मुसलमान है ना, वो अल्लाह को मानते हैं, किसी रसूल को मानते हैं, यही बड़ी मुनाफत, सबसे बड़ी मुनाफत है। और जो अरब वर्ल्ड है उसके अंदर भी जो गरीब अरब वर्ल्ड है उनको वो ये भी कीड़ा बताया यहूदियों के बारे में, बस सारा का सारा इल्जाम लगा यहूदी पर डाल दो। 54 साल 50 साल हुकूमत की है, अपनी हुकूमत खत्म हुई है, वो फिर यहूदियों का कसूर है। वो वजह क्या है? आपकी होट पहले कुछ है नहीं है, ना कोई अपने लोगों को चीज दी है, ना कोई इंस्टीट्यूट बनाए हैं। वो यहूदी मुल्क कम से कम इसराइल वहाँ जमहूरियत तो है ना, उन्हें साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी नई कंपनियां बनती है ना, इसराइल में सबसे ज्यादा बनती हैं। उन्होंने अपनी सर्वाइवल, उन्होंने अपने आप को ये चीजें सेट कर ली हुई हैं। छोटा सा मुल्क है, किसी जरूरत नहीं है। वो लोग कहेंगे यार अमेरिका ना लगा और नया है तो इतने मुल्क यहाँ नहीं है, वो किसको कंट्रोल क्यों नहीं कुछ करते? ये सब बड़ी वजह। तो भाई अगर आपने जब तक अपनी हकीकत को नहीं जानेंगे, आपके सामने आप देख लें हमारे मुल्क में दुनिया में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, यहाँ पे हमारे नए मौलवी लॉन्च हो रहे होते हैं, यहाँ पे आकर देख रहे हैं आपके सामने। अब क्या नई बातें करूँ मैं,
मेरा मकसद ये था कि आपके सामने थोड़ी सी तारीखें पहले लेके आ सकूं, ताकि आपको जान सके किस तरह तरीके पहले होता रहा है ऐसे, कि पहले तो वैसा नहीं हुआ। ये पूरी अगर आप बहुत दूर ना जाए, लास्ट 100 ईयर की हिस्ट्री को पढ़ लेना, तो आपके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 100 साल की हिस्ट्री में आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। ये कोई लंबी बातें नहीं है, ये सब कुछ आपके सामने की बातें, सब कुछ पहले होता रहा है और अब भी आपके सामने है। प्रायोरिटी यही है। अगले 100 साल, अब ये लास्ट 100 ईयर तो हमारे सामने आ गए ना, अब अगले 100 साल हम तो नहीं होंगे, लेकिन अगले 100 साल में भी यही तकरीबन होगा अगर हमने अपनी चीज़ों को सेट नहीं किया, और कई मोहल्लों में नहीं भी होंगे अगर हमने ऐसे अपने हालात को सेट नहीं किया। जब तक हमने मजहब को रियासती मामला से अलग ना किया, जब तक हमने इस चीज़ को ना सीखा कि अवाम के लिए या लोगों के लिए हमने क्या उनकी प्रायोरिटीज हो चुकी हैं, जब तक हमने अपनी प्रायोरिटीज अपनी डायरेक्शन को सेट ना किया ना, तो ये ऐसे मामले होते रहेंगे। इसी तरह के लोग बातें करते रहेंगे आके, और इस तरह की हमने ऐसी कौम और ऐसा जेन साजी लोगों ने कर दी हुई है कि वो जेन जाके दूसरे में नफरत के बारे में तो नारे लगा सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ में रिसर्च के अंदर, किसी मतलब है और चीज़ के अंदर इनका जेन नहीं चल सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो मुस्बत रवैया अख्तियार करें, वो साइंस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, एआई में, इन चीज़ों में आगे आए, तो हमें अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। अपनी आने वाली नस्लों के लिए रास्तों को साफ करना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि असल चीज़ के नफरत से निकल के और इस तरफ आना पड़ेगा। सही तरीके बतानी पड़ेगी ताकि वो जान सके और हम आगे बढ़ सके। ये तरीका। अदरवाइज इस तरह के मेरे जैसा बंदा, आज मैं बैठा हूँ, मेरे पास कोई 100 साल बाद कोई बंदा आके पिछले 100 साल की इस तरह आपके सामने कहानी सुना रहा होगा, बातें चल रही होंगी और उस वक्त हालात डिफरेंट हो गए होंगे। वो जाने तो आप बात का काम जाने। ये मैं आपके वो छोड़ता हूँ। फिर मैं अक्सर बात कहता होता हूँ, खुद ही वकार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछ, बताओ तेरा रज़ा क्या है। एंड होगा मेरी कोई ऐसी बात जब आपको अच्छी लगी, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।